हो गई है यार, कप्तान की शादी और पता ही नहीं चलता लाइव हुई कि नहीं। बेटा जैसे ही क्लास लाइव हो जाए तो यस सर बता दिया करो मुझे, मैं समझ जाता हूँ कि हाँ लाइव हो गई। यार कप्तान की शादी, हाँ बच्चों लाइव हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है, पता ही नहीं चलता लाइव हुई। देखिए यार दोस्तों, कहानी ये है कि कल हम पढ़ रहे थे एपीजीपी, तो उसी में क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। ठीक है जी, आज मैंने क्वेश्चंस को क्लासिफाई कर लिया है, आज मुझे कॉपी पेस्ट करना चीज़ों को आ गया है। देखिए यार, ये पहला क्वेश्चन था, ये मैं करा चुका था आपको कल। इस वाले पे आते हैं, जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, 30 सेकंड का समय लीजिए, फिर मैं आपको कराता हूं। ठीक है बेटा, बेटा बस थोड़ी देर करा करो यार सर, करिए। देखिए यार, ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो इसमें आपको ये बात समझनी है कि यहां अगर वो एस एन बराबर एन स्क्र प्लस 2n लिख रहा है, अगर यहां वो एस एन बराबर एन स्क्र प्लस 2n लिख रहा है, तो इसका मतलब आप जानते हैं एन एक वेरिएबल है, और वही वेरिएबल उसने यहां लगा रखा है। हाँ या ना, एस का मतलब तो हुआ सम ऑफ एन टर्म। क्लियर है जी मेरी बात? लेकिन एन एक वेरिएबल है, एन की वैल्यू एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे हर सवाल में आप क्या किया करो कि एन की कुछ वैल्यू रखते चले जाओ। जैसे मैंने एन की वैल्यू 1 रख ली, तो इसका मतलब बना सम ऑफ वन टर्म। अच्छा, कोई सीरीज है, मान लीजिए कोई सीरीज है 20, 27, 34 और इस तरह से कोई सीरीज है, तो मैं आपको ये कहूं यार इस सीरीज की पहली टर्म का जोड़ बताओ या इस सीरीज की एक टर्म का जोड़ बताओ, तो आप कहोगे सर इस सीरीज की एक टर्म का जोड़ वही होगा जो इस सीरीज की पहली टर्म होगी, यानी 20। हाँ या ना? तो S1 का मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने लग रहा था। इनकी वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 आया, 1 इंटू 2 2, 2 और 1 3 बना। क्लियर है यहां तक की बात मेरी दोस्तों? अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई एन की वैल्यू 2 रख लो, एन की वैल्यू क्या रख लो दोस्तों? 2 रख लो। 2 रखने से क्या होगा? ये होगा 2 का वर्ग 4 और 2 दूनी 4, 4 और 4 8। तो आप एक बात समझो मेरी बात यहां पे दोस्तों, क्या यही बनाना? एन की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, 4 4 8। अब एक बात समझो मेरे बच्चों, क्या कि सम ऑफ टू टर्म का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बना कि भाई फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, यही तो मतलब बना। सम ऑफ टू टर्म का मतलब हुआ कि भाई पहला पद ले लो, दूसरा पद ले लो, दोनों का जोड़ 8 आ गया। तो आपने देखा कि यार पहला पद तो आया मेरी सीरीज का कितना? 3, और मेरा पहला और दूसरे पद का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है? 8। और आपने देखा कि पहला पद कितना आया था भाई? 3। अगर मेरा पहला फर्स्ट टर्म 3 आई थी, इसकी वैल्यू 3 है, तो ये 3 उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो 8 में से 3 गया 5, तो सेकंड टर्म कितनी आ गई? 5। सेकंड टर्म कितनी आ गई? 5। तो ये सीरीज इस तरह से बनेगी कि 3 5 ऐसे आगे चलती रहेगी। तो उसने पूछा फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म तो हो गई बेटा 3, तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसकी फर्स्ट टर्म 3 थी। फिर उसने पूछा जी कॉमन डिफरेंस भी निकाल के बताओ, तो डिफरेंस क्या होता है? a2 माइनस a1। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सेकंड टर्म 5 है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो 5 में 3 गया 2, तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों? 2। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा भाई? 2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं यहां तक? बताओ भाई। क्या किसी को दिक्कत है? आइए आगे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।
आ जाइए इस क्वेश्चन में, पढ़िए जरा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मैं कराता हूं। एक बच्चा कह रहा है पीडीएफ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पीडीएफ डेली अपलोड। अच्छा पीएनजी, तो यार पीएनजी रेडी है, बस मेरे दिमाग से निकल जाती है, अभी बोलता हूं, आप चिंता ना करो, सारी पीएनजी अपलोड करवा देता हूं। करो जब तक ये क्वेश्चन। अक्सर जितने भी मैंने आज तक चैप्टर पढ़ाए उनकी सबकी पीएनजी जो टाइप हो रखी थी, जो मैंने पढ़ाई है क्वेश्चन यहाँ पे, वो सारे के सारे पीएनजी उस पर डाल दे, कैरवेल के लिए मेरे को भेज दे, मैं अपलोड करवा दूंगा। आइए दोस्तों इंतजार था, आओ आओ। कह रहा है कि भैया फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म ऑफ द एपी इफ rth टर्म ऑफ दिस एपी इज 2r+1। सेम वही कहानी है कि भैया rth जो टर्म है वो वैल्यू दे रखी क्या, 2r+1। हाँ है ना, rth टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है यहां पे, 2r+1। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक समानांतर श्रेणी का आरवां पद जो दे रखा है वो दे रखा है 2r+1, क्या दे रखा है जी, 2r+1, तो उसी श्रेणी के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए क्या होगा। अब यहां से हमें एक बात समझनी है क्या, कि अगर मैं यहां पे r की वैल्यू 1 रख दूं तो 2 एकम 2 और 1 3 बना, भाई r की वैल्यू 1 रख दी, क्योंकि r क्या है ये हमको नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि आरवी टर्म इस तरीके से एक्सप्रेस करी जा सकती है। तो आर की वैल्यू हम 1 भी रख सकते हैं, आर की वैल्यू हम 2 भी रख सकते हैं। अब मैं आर की वैल्यू 2 रखूंगा यहां पे, तो 2 बनेगा भाई, 2 दूनी 4 और 1 5, अरे क्या बना 5, हाँ या ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई सीरीज की जो फर्स्ट टर्म हुई वो हुई 3, सेकेंड टर्म कितनी हुई जी दोस्तों 5, हाँ या ना। ऐसे ही उससे अगली टर्म निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी 7। अब आगे की कहानी को समझते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस श्रेणी के 10 पदों का योग ज्ञात करो। तो जब आप पहले 10 पदों का योग पूछेंगे तो फार्मूला हो जाएगा 10/2 इंटू 2a, यानी 2 गुना 3 जमा में 9, भाई n-1 होता है तो 10 में से गया 9 और कॉमन डिफरेंस आएगा 2। तो जब आप सोल्व करोगे तो यह आएगा मेरे बच्चों 5, और ये 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 18 और 6 कितना हो गया भाई 24, और 24 पंजे होता है 120। तो इसका मतलब इसके 10 पदों का जो योग होगा वो कितना होगा मेरे बच्चों 120। कितना होगा जी 120। बिल्कुल बिल्कुल सभी का उत्तर सही आने लग रहा है, बिल्कुल सही बात बताई आपने, 120 उत्तर होगा। क्लियर है भाई। देखिए यार आर जो है ना यहाँ पे, आर एक वेरिएबल है और आर की एग्जैक्ट वैल्यू हमको दे नहीं रखी है, हाँ है ना। जब हमें आर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी और आर एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होने लग रहा है यहां पे, तो टी आर की वैल्यू 2r+1 है, यानी टी आर की जो टर्म है उसे हम 2r+1 लिख सकते हैं। यानी ये एग्जैक्टली सेम वही पैटर्न है जो अभी हम पढ़ने लग रहे थे कि भाई सम ऑफ n टर्म इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है कि यानी n पदों का योग इस तरह से हो रहा था। n एक वेरिएबल है, n की वैल्यू हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, और उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है जी यहां तक की बात। आइए आपका इंतजार था। देखो मेरे बच्चों जरा पढ़ो इस सवाल को और करिए। n की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। 0 कैसे ले लोगे दोस्त? अगर आप 0 ले लोगे तो n है टर्म का, n जो है वो टर्म का नाम है। अगर आप n की वैल्यू 0 ले लोगे तो फिर तो 0 मतलब 0 वाली टर्म, तो 0 भी तो कोई टर्म होती नहीं, हमेशा पहली टर्म होगी। शुरुआत तो ये पहली से करेंगे ना, हाँ है ना। करिए। देखिए यार क्वेश्चन में कह रहा है 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। 9वां जो पद है वो 0 है, तो 9वां पद क्या होगा? तो 9वां पद निकलेगा आपका भाई 9th पद की वैल्यू क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 8d, और इसकी वैल्यू है 0। अब वो कह रहा है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ 29th टर्म। तो 29वीं टर्म हुई a प्लस 28d, और किसका जी 19वीं टर्म? तो 19वीं टर्म हो गई a प्लस 18d।
देखो मैंने ऐसे लिखा कि यार ये है 29वीं टर्म और ये है 19वीं टर्म, और आपसे सवाल में यही पूछ रहा है कि इनका रेशियो निकाल के बता दीजिए दोस्त क्या है, इनका रेशियो निकाल के बताइए क्या है। मेरी बात अगर आप समझ पा रहे हो, 29वां पद और 19वां पद। आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? एक सेकंड रुकना भाई। हेलो, कौन? अरे सर मैं क्लास ले रहा हूं, आप नीचे आ जाओ फिर। तो देखो यार दोस्तों, कहानी ये है यहाँ पे कि a प्लस 8d इक्वल टू 0 है, तो आप इसे जैसे मर्जी सोल्व कर लो यार। a की वैल्यू यहां से उठा के -8d रख सकते हैं, और भी बड़े सारे तरीके, लेकिन सीधा सा ही रख लेते। a की वैल्यू -8d रखेंगे तो यहां -8d, यहां +28, 28 में से -8 गया, कितना बचा? 20d। a की वैल्यू -8, यहां है आपका 18, 18 में से -8 गया 10, 10d। d से आपका d कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 2/1। यही आपका रेशियो हो गया, 2/1, सॉरी 2/1 आपका क्या हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? रेशियो आ गया, अनुपात निकल के आ गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए जी, नाउ वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 20 सेकंड का समय लीजिए और वर्बली क्वेश्चन को सोल्व करिए, करके दिखाइए आप क्वेश्चन सोल्व। देखिए दोस्तों, कहानी ये है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पहले। कहता है 7th और 3rd टर्म का जो रेशियो है वो 12/5 है। 7th और 3rd टर्म का जो रेशियो है वो 12/5 है। तो आप जानते हैं 7th टर्म होगी a प्लस 6d और 3rd टर्म होगी a प्लस 2d। और मेरे प्यारे बच्चों, ये उसने इक्वेशन गिवन है आपके सामने। सेकंड चीज ये पूछ रहा है कि फिर अगर ऐसा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो वो पूछ रहा है कि 13th टर्म और 4th टर्म के बीच का रेशियो बताइए। 13th टर्म और 4th टर्म के बीच का रेशियो निकाल के बताना आपको, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो यहां से हमें कुछ नहीं करना, यहां से हमें कुछ नहीं करना। हमको करना क्या है मेरे बच्चों? 13th टर्म आप जानते हैं क्या होगी? a प्लस 12d। 4th टर्म क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? a प्लस 3d। ये हमारी वैल्यूज आई, a प्लस 3d वैल्यू आई। अब हमको यहां से मेरे बच्चों क्या करना है कि a और d की वैल्यू निकालनी है, वहां पे हमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। उसके बाद सिंपली रेशियो आ जाएगा, जैसा पिछला क्वेश्चन था। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 5a, 5 6 जा 30d, फिर 12 से करेंगे 12a प्लस 12 2 जा 24d। अब अगर मैं सोल्व करूंगा यहां पे, इधर उधर इनको क्रॉस करते हैं, तो ये आया मेरे बच्चों 7a और ये वाली वैल्यू आई 60। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम a की 7a की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? 60 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहां a की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अगर a की वैल्यू हम यहां से निकालें तो a की वैल्यू आ जाएगी 6/70। वो यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, देन उसके बाद हम इनका कंपेरिजन करके रेशियो निकाल देंगे। बिल्कुल 10/3 आप सबका आंसर आने लग रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए, बाकी जो बच्चे नहीं कर पाए वो भी करिए इसका, ऐसे नहीं कुछ ही बच्चे आंसर नहीं देने चाहिए, हर स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए 10/3। करिए करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे बच्चों, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी आपके पास, वो ये कि आप a की वैल्यू 6/7 ना रख के आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो, 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो। उसका फायदा ये होगा, ये हो गया 7 है, ये 12 7 हो गया 84, यहाँ 7 है, यहाँ 7 21 हो जाएगा। अब 7a की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे 6d, तो 84 और 6 हो जाएगा 90, और यहां 6 रखेंगे तो 21 और 6 27। और आप तो ये बात जानते हैं, डी तो कटना ही है, 9 ढाई 90, 9 3 27, आंसर आ रहा है 10/3। और आपको इतना डिटेल नहीं करना है जितना मैं बताने लग रहा हूं, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि आपको ए डी इन चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको तो जस्ट यहां पे वैल्यू पुट करके बस आगे बढ़ते चले जाना। क्लियर है जी यहां तक की बात? बढ़ा जाए आगे। सीजीएल रिजल्ट आउट, सीजीएल का रिजल्ट आ गया क्या? हो सकता है बच्चे। अब आगे आते हैं मेरे बच्चों। बताओ बेटा, कर लिया दोस्तों? क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, उसकी 10th टर्म जो है वो 5th टर्म से 10 ज्यादा है। कहता है जी 10वां पद उसके 5वें पद से 10 अधिक है। यानी जो 10th टर्म है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो 5th टर्म से 10 ज्यादा है। और कह रहा है उन दोनों का जो योग है वो 32 है, एंड द सम ऑफ दीज टर्म इज 32। मतलब 10th टर्म और 5th टर्म, इन दोनों का जो सम आ रखा है वो 32 आ रखा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? हाँ है ना? ठीक है जी। तो 10th टर्म को हम लिखेंगे a + 9d बच्चे, 5th टर्म को आप लिखेंगे a + 4d, ये 10 है। a से a कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस करोगे 9 इधर ना, सॉरी 4 इधर आएगा, माइनस का होगा, 9 में 4 गया 5d, 5d बराबर 10। तो d की वैल्यू 2। देखिए मुझे एक एक स्टेप लिखना है क्योंकि मुझे हर बच्चे को समझाने का प्रयास करना है। आप चूंकि जानते हैं तो आप हर चीज मत लिख के जाइए, ठीक है। अब 10th टर्म है तो a + 9d, और ये मेरे प्यारे बच्चों a + 4d। अगर जोड़े तो ये 2a बना, और 9 और 4 13d बना। d की वैल्यू 2 है तो 13 दूनी 26 बना, 26 इधर जाएगा, माइनस का होगा, 32 में से 26 गया, 6 बचेगा, 2 से काटेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चों? 3। अब पूछ रहा है जी 18वां पद क्या होगा, तो आप अच्छे से जानते हैं 18वां पद होना है a + 17d, a + 17d। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसकी वैल्यू 2, 17 दूनी 34 और 3 37। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे आंसर हो जाएगा। चलिए जी, पढ़ो जी क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूं। पढ़िए फिर मैं कराता हूं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। कह ये है कि पीवां पद करा, मैं इसे 2 सेकंड में रहा हूं, तब तक आप करना, मैं 1-2 सवाल और आगे निकाल देता हूं इसमें। पी पद
क्यू टर्म और आर टर्म, ये सारी वैल्यूज इक्वल दे रखी हैं ए, बी और सी के, इन चीजों के इक्वल दे रखी हैं, तो आपको ये रिलेशन बताना है क्या होगा। करिए दोस्तों एक बार, मैं तब तक ये सारे क्वेश्चन इस बोर्ड पे लिख देता हूं। 21, 22 करिए करिए करिए, बस थोड़ा सा रह गया, ये हो चुका है बच्चे, अभी करा रहा हूं उसको, बस ये एक बार क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये भी हो चुका है, ये कर लेंगे। बस बच्चे, अब सारे क्वेश्चन इस टाइप के हमने लिख लिए बोर्ड पे, तो अब खटाखट करते चले जाएंगे, अब दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं आसान से क्वेश्चन से, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल टू 8 है। यहां सीरीज दिखाई दे रही है कि सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म का मतलब मेरे बच्चों क्या बना, a प्लस डी, थर्ड टर्म का मतलब बना a प्लस 2d। क्लियर है जी। और इनका जोड़ किसके बराबर दे रखा है मेरे बच्चों, 8 के बराबर दे रखा है। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये आएगा 2a प्लस 3d इक्वल टू 8। सेकेंड कंडीशन में यहां कहने लग रहा है कि थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब बना a प्लस 2d, a प्लस 2d, और यहां सेवंथ टर्म दे रखी है तो a प्लस 6d, ये इक्वल टू मेरे बच्चों 14। तो जब आप इसे जोड़ने लगोगे तो ये आ जाएगा कितना, 2a प्लस 6 और 2 8d बराबर 14। ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, बस शुरुआत करने के लिए है कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाए। मेरे भाई सारे वही करा रहा हूं, क्यों परेशान हो रहे, सारे क्वेश्चन अब बोर्ड पे आगे आगे चलते चले जाएंगे, टेंशन ही ना लिया करो यार, मैं हूं। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन सोल्व करनी है, माइनस कर देंगे मन मन में, तो ये हट जाएगा, 3 में 8 गया 5 बचा, और यहां 14 में से 8 गया 6 बचा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 6/5। अब डी की वैल्यू 6/5 है, तो किसी भी इक्वेशन में रख के हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अब उसका पूछ रहा है कि 11th टर्म क्या होगी, तो आप 11th टर्म निकाल देंगे। भाई 11th टर्म क्या होगी, a प्लस 10d। तो आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस चीज की वैल्यू वो पूछने लग रहा है। दो इक्वेशन दे रखी है, वहां से a और d की वैल्यू निकाल दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो a प्लस 10d में पुट कर दीजिए, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आंसर आने लग रहा है बच्चों, बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है सारे बच्चे। शुभम कुछ ट्रिक से, बिल्कुल बिल्कुल बेटा मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा रुको तो सही चीजों के लिए, आप परेशान ना हो कति भी। अब कति दिक्कत ना हो, बस इसका आंसर बताओ एक बार। 21 बता रहे हैं बच्चे, 21। आप ट्रिक व्रिक के लिए परेशानी ना हो, चीज़ों के लिए मैं अपने आप बता दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा पेशेंस तो हर किसी को रखना पड़ता है ना यार, बिना पेशेंस के तो मेरे बच्चों बात बनेगी नहीं। यही आ रहा है सबका, चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं। एक सेकंड बनाया, क्वेश्चन नंबर देखना था, सेकंड ही था ना।
मैं एक क्वेश्चन निकाल रहा हूं, बस एक सेकंड रुक जाओ, फिर आगे आ रहा हूं। बस बेटा एक थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, आ जाओ जी। परेशान ना हुआ करो, जो क्वेश्चन लिखा है सारे मैं कराऊंगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आते हैं आगे। देखिए यार, ऑप्शन में क्या लिखा है मैं पढ़ के समझा देता हूं आपको। लिखा हुआ है 1/4 mn-1, 1/4 mn+1, 1/2 mn+1, 1/2, सॉरी कहां चला गया, 1/2 mn-1। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ। एक बार जरा प्रयास करिए, फिर मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन को। करिए। देखिए, मारी भी सुन लो मनीष, तेरी के सुने भाई, थोड़ा स्लो कर, बिल्कुल स्लो स्लो करा रहा हूं बेटा, परेशान ना हुआ, बहुत धीरे धीरे कराने लग रहा हूं। सीजीएल 2019 में कट ऑफ 147 गई होगी भाई, कुछ नहीं कहते। राकेश ब्रो व्हाइट बोर्ड यूज करो। कुमार ठीक है, आ जाइए, अब उसको छोड़िए कट ऑफ को, अब सवाल पे आ जाइए जरा यहां पे, और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। देखिए यार, क्वेश्चन में कह रहा है इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, किसी समानांतर श्रेणी की mवा पद जो है वो 1/n है, ऐसा सवाल ने कहा। एंड द nth टर्म ऑफ एपी इज 1/m, और कह रहा है इसी का जो nth टर्म है वो है 1/m। तो अब आपसे सवाल में यह पूछ रहा है कि इसी श्रेणी का mnth टर्म बताइए क्या होगा। ये वाली टर्म बतानी है आपको क्या होगा, ये क्वेश्चन। बस आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए और समझिए, फिर मैं आगे चीजों को समझाता हूं। थोड़ा पेशेंस रख के समझते चले जाइए। मेरे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इसे डिटेल में करूं, कि भाई कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस n। अब n की वैल्यू क्या है यहां m, तो m-1 इंटू डी इक्वल टू आया 1/n। क्लियर है दोस्तों। अब एनवी टर्म निकालने का अगर मैं आपसे फार्मूला पूछूं कि भाई एनवी टर्म निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/m। ये बात समझते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दूं, ये माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं, तो a तो कैंसिल हो जाएगा। अरे हाँ या ना, ए क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कैंसिल। जब इसमें से मैं ये चीज माइनस करूंगा, जब इसमें से मैं ये चीज माइनस करूंगा, तो देखो मैं लिख के दिखाता हूं, ऊपर आ जाएगा m-1 इंटू डी, और नीचे आ जाएगा -n-1 इंटू डी। हाँ है ना, डी में पूरे में से कॉमन ले दूंगा, तो यहां बचा m-1, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये -n, और माइनस माइनस प्लस 1, ये ऐसे बन जाएगा। 1 से ये चीज कट जाएगी तो सीधा m-n बचेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो यानी मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि इसको जब सोल्व करोगे तो इनटू में m-n बच जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। ऐसे जब 1/n माइनस 1/m को सब्ट्रैक्ट करोगे, सोल्व करोगे, तो यह आएगा एलसीएम mn, ऊपर यहां m-n, तो यहां लिखोगे मेरे बच्चों m-n अपॉन में mn। अब बस 2 मिनट पेशेंस रखो, फिर मैं इसका 1 सेकंड में भी बताऊंगा एपी के किसी क्वेश्चन का 1 सेकंड में कैसे आंसर करते हैं। क्लियर है जी यहां तक की बात। अब आप जानते हैं ये और ये वाला पार्ट सेम है, तो यहां से d की वैल्यू निकल के आ गई 1/mn। डी की वैल्यू निकल के आ गई क्या दोस्त, 1/mn। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर डी की वैल्यू 1/mn निकल के आ गई तो हम किसी भी वैल्यू में 1/mn रख देंगे और ए की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे अब अगर आप समझ ही रहे हैं तो मैं इस वाली इक्वेशन में डी की वैल्यू रख लेता हूं, इस वाली इक्वेशन में, तो ए एज इट इज रखते हैं, ये m-1 है, और डी की वैल्यू रखेंगे 1/mn इक्वल टू n।
अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए और समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ए तो एज इट इज रखते हैं, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 1/mn। क्लियर है जी यहां तक की बात। अब देखो 1/mn को जब m से गुना करोगे तो आएगा 1/n, क्योंकि m से m कट जाएगा, और 1/mn को -1 से करोगे तो -1/mn इक्वल टू 1/n। ये चीज और ये चीज कैंसिल होगी, माइनस वाला उधर जाएगा, तो a की वैल्यू कुल मिला के 16 होके आएगी 1/m इंटू n। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं यहां तक? हाँ, बहुत बढ़िया। ये मैंने पूरा आपको डिटेल बताया। अब मुझसे पूछा है कि mnth टर्म क्या होगी। mnth टर्म का मतलब ये बना मेरे दोस्त, mnth टर्म का मतलब ये बना कि जो n की वैल्यू रखते थे अब वहां क्या रख देंगे, mn रख देंगे। तो इसका सोल्व करेंगे आप, तो इसका सॉल्यूशन बनेगा सर a प्लस mn -1 इंटू डी। तो आप जानते हैं कि a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू होती यहां पे क्या 1/mn रखेंगे जी, 1/mn, यहां mn -1। d की वैल्यू क्या है जी 1/mn। मेरी बात समझ रहे हैं, d की वैल्यू भी मेरे दोस्तों क्या है 1/mn। अगर बात यह है तो अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझो और सुनो कि 1/mn को जब इससे गुना करोगे तो आ जाएगा 1, ये 1/mn। अरे हाँ या ना, d की वैल्यू भी यही थी और उसकी वैल्यु भी यही थी, बात समझ रहे हो ना। और जब हम इसको इससे कर रहे होंगे तो वैल्यू कट के 1 आ रही होगी, और जब हम इससे कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा -1/mn। यही है ना। तो आंसर 1 कैसे आ रहा है, कहां गड़बड़ करी हमने कैलकुलेशन में। d की वैल्यू 1/mn रखी यहां पे, तो m-1 था तो कट के यहां n आया, -1/mn आया, ये उससे कैंसिल आउट हुआ, उधर गया, a की वैल्यू 1/mn रखी हमने, इंटू डी की वैल्यू भी 1/mn रखी भाई, तो ये 1 आया, -1/mn आया, कैंसिल होके 1 कैसे आ रहा है, ऑप्शन में 1 क्यों है, कहां गड़बड़ हो रही है। वन ही आंसर आ रहा है बच्चे, इसका 1 ही इसका आंसर होगा एग्जैक्टली, क्योंकि उसने यही पूछा यदि समानांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है, nवां पद 1/m है, तो उसी श्रेणी के mnवे पदों, ओहो सॉरी 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 सॉरी, उसने सम पूछा था, सम ऑफ mnth टर्म, हम पढ़ गलत गए कि mnवे पद का योग ज्ञात करो, सॉरी यहां पे सम पूछा हुआ था, मैं गलत लिख गया। अगर सम पूछा था तो सम ऑफ mn पूछा है बिल्कुल, तो इसका फार्मूला हो जाएगा mn/2 2a, तो a की वैल्यू हम जानते हैं क्या है 1/mn, तो ये 2/mn आ जाएगा, प्लस mn -1 इंटू डी, और d की वैल्यू भी है 1/mn। यहां तक की बात समझ पा रहे हो दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, बिल्कुल सही बताया, सम पूछा था, मैं उस चीज को समझ नहीं रहा था। अब देखिए जी ध्यान से क्या करें, ये mn/2 है, इसको ऐसे ही रखते हैं, ये 2/mn है, या हम चाहें तो इनको अलग अलग क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और आगे बढ़ाते हैं, खत्म करते हैं कहानी। तो mn/2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कटा, mn से mn कटा, तो यहां आया 1। जब mn/2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो mn से mn कटा, बचा दो, तो यह आएगा mn -1/2, ये वैल्यू आई 2। जब सोल्व कर रहे होंगे तो 2 एकम 2 में से 1 गया 1, तो ये आएगा mn +1/2। तो हम इस चीज को लिख ऐसे भी सकते हैं कि 1/2 इंटू mn +1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही था और यही हमारा उत्तर। अब मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, या एक बार आप इसकी कैलकुलेशन को देख लो, कोई मिस्टेक है, कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि दिक्कत है, तो आप मुझे बताएं, मैं दोबारा समझाता हूं इसको।
एक सवाल और ले रहा हूं, फिर इसी सवाल पे वापसी से आता हूं। ये जीपी का क्वेश्चन है, बस आप परेशान नहीं हो ना, मुझ पे विश्वास रखिए, मैं आपको चीजें बता रहा हूं। कह रहा है कि एक सीरीज ए है 1/1/4 जमा 1/6, ठीक है जी, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो n है। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? n। एक सीरीज बी है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो 1, 1/2, 1/4, और इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म 2n है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि a/b बताओ। ये जीपी का क्वेश्चन है, मुझे कराना नहीं है, बस आप मुझ पे थोड़ा सा 1 मिनट का विश्वास रखिए। अब एक बात बताओ ध्यान से, देखिए एक चीज होती है अलजेब्रा। ये चीजें मैं बताने वाला नहीं हूं यहां पे अभी, ना मेरी इच्छा थी, लेकिन एक बच्चे ने पूछा कि सर कुछ शॉर्ट ट्रिक तो बताइए, इसलिए मुझे ये बातें बतानी पड़ रही है। मुझे लगा कि आप विश्वास कर रहे होंगे और आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, जो अलजेब्रा है ना, अलजेब्रा में अगर मैं ये चीज लिख रहा हूं कि मैं आपको सिखाऊंगा वहां पे ये चीज कि भाई a+b का होल स्क्वायर, बताइए इनमें किसके इक्वल होगा? a² + b² के, a² + b² + 2ab के, a² + b² - 2ab के, a² - b²। बताइए इनमें से किसके इक्वल होगा? या मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ लूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनना, आप ये मत सोचना समय खराब हो रहा नहीं, कि बताओ बेटा a × a क्या होता है। मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ बेटा a × a क्या होता है, और मैं यहां ऑप्शन में लिख दूं a², 2a, a³ 3a, ऐसा कुछ भी लिख दो। ये सारी की सारी चीजें मेरे बच्चों, ये सारी की सारी चीजें मेरे बच्चों अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे, और वहां हम इन चीजों को समझेंगे कि अगर कोई आइडेंटिटी है, अगर मैं ये लिख रहा हूं कि a × a² होता है, तो ये हर वैल्यू पे प्रूफ होनी चाहिए। ये चीज हर वैल्यू पे प्रूफ होनी चाहिए, यानी मैं a की कोई भी वैल्यू यहां रखूंगा तो वो दोनों तरफ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो बात सही है, अदरवाइज वो बात गलत है। जैसे अगर मैं a की वैल्यू 2 रख दूं तो 2 × 2 कितना हुआ? 4, और 2 का वर्ग भी कितना हुआ? 4। मैं a की वैल्यू 3 रखता हूं तो 3 × 3 कितना हुआ? 9, और 3 का वर्ग भी कितना हुआ? 9। मेरी बात समझ पा रहे हैं यहां तक की बात? अगर मैं ये कह देता यहां पे, ये सारी चीजें मैंने अलजेब्रा में पढ़ानी है कि बेटा a × a 2a होता है, आप बताओ कैसे गलत प्रूफ करोगे इसे? तो इन जनरल आप मुझे कहोगे ना सर कोई वैल्यू रख के देख लो, a की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो 1, यहां पे भी 1, तो 1 × 1 क्या है? 1, और यहां 1 रखोगे तो 1 × 2 क्या आया सर? 2, तो ये तो इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है, ये चीज आप गलत पढ़ाने लग रहे हैं। सेम इसी तरीके से यहां पे भी हम a और b की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और बातों को अपनी को चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने a और b की वैल्यू 1 1 रख ली, जो दिल करे वो रख सकते हैं। तो 1 और 1 2, 2 का वर्ग करूंगा 4। अब देखता हूं किस ऑप्शन का आंसर 4 आ रहा है। 1 और 1 2 आएगा, 1 और 1 2 और 2 4 आएगा, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? मेरा बी ऑप्शन सही है। तो इसी तरीके से मेरे बच्चों आप इस बात को समझो कि जहां भी अलजेब्रिक वैल्यू दे रखी है, अलजेब्रिक से मेरा मतलब है जहां पे भी वेरिएबल वाली वैल्यू दे रखी है, वहां पे हमें डिटेल में सवाल को सोल्व नहीं करना। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी सूरत में हमें वहां उस वेरिएबल की जो दिल करे वैल्यू रख देनी है। और आप तो जानते ही हैं कि एपी जीपी एचपी में सारी ही चीजें वेरिएबल है, तो हम जो मर्जी वैल्यू उठा के रखेंगे, हर वैल्यू पे एक एक सेकंड में आंसर आएगा। आप देखिए कैसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको बोला, मैंने कहा कि भाई एक सीरीज ए है, इसमें ऐसे ऐसे टर्म है, एन टर्म है, एक सीरीज बी है, इसमें 2n टर्म है, तो आप बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी। अब आप मुझे यह बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि ए और बी की वैल्यू अगर हमें जाननी है, ए बाई बी की वैल्यू जाननी है, तो एन क्या है? एन वेरिएबल है कि कोई फिक्स वैल्यू है? एन का मतलब 5 ही होगा, या 10 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी, कुछ भी हो सकता है। तो आप कहेंगे सर एन वेरिएबल और एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन का मतलब ये एनवी टर्म है, एन का मतलब एन टर्म है, तो एन एक वेरिएबल और वेरिएबल है, तो हम एन की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं मेरे बच्चों। मीरा गुरुजी क्या मेरा कमेंट जा रहा है? हाँ बेटा मीरा तेरा कमेंट भी जा रहा है, तू भी आ रही है, अब चुप हो जा, डिस्टर्ब ना करा कर बीच में।
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि n एक वेरिएबल है तो n की कोई भी वैल्यू ले लें। तो n की क्या वैल्यू लें? सबसे छोटी वैल्यू ले लो। जीरो तो ले नहीं सकते क्योंकि n एक टर्म है, और जीरो टर्म तो कुछ बना ही नहीं ना सीरीज में, एटलीस्ट एक टर्म तो होनी चाहिए। तो n की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अगर हम 1 लेंगे तो इसका मतलब एक ही टर्म लेनी है। एक ही टर्म कौन सी है? एक। इनको हटा देते हैं, खत्म क्वेश्चन। यहां 2n है तो n की वैल्यू 1 ले रखी, तो 1 इंटू 2 तो केवल 2 टर्म ले लो, तो 2 टर्म ये बनी। तो देखेंगे 2 एकम 2 और 1 3/2। तो भैया अब a की वैल्यू थी 1 और b की वैल्यू थी 3/2, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, आंसर आ गया 2/3। कम से कम 1.5 मिनट लगता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में डिटेल में। ठीक है जी, अब आते हैं इसी से वापसी वाले में, यहां वाले में। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें यहां पे यह समझना है मेरे बच्चों क्या कि क्वेश्चन में यह कह रहा था कि भैया एमवा जो पद है वो 1/n है, और एनवा जो पद है वो 1/m है। तो आपको सम ऑफ mn टर्म बताना है। तो मुझे यहां ये सोचना है, मुझे मेरे प्यारे बच्चों यहां ये सोचना है कि mn क्या है, mn क्या है, मुझे ये बात सोचनी है। तो आप कहेंगे सर m और n तो वेरिएबल है। अगर m और n मेरे बच्चों वेरिएबल है, यदि m और n मेरे बच्चों वेरिएबल है, तो m और n की आप जो दिल करे वैल्यू रख सकते हैं। हाँ या ना? हमें डिटेल किस लिए करना? mn की जो दिल करे वैल्यू रख लीजिए, आप बताओ जो वैल्यू रखें। लेकिन आप ये मत करना कि हम mn की किसी की वैल्यू 0 ले लें, क्योंकि mवा पद है वो nवा पद है ना। जीरो पद नहीं होता है, पहला पद दूसरा पद पहले से शुरू होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, वेरिएबल है। तो mn की जो दिल करे वैल्यू रख लो, बताओ क्या रखें? m की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, तो ये मतलब फर्स्ट टर्म आ गई 1/n। अब n की वैल्यू अब जो दिल करे वो रख लो यार उठा के। n की वैल्यू 1/2 कुछ भी दिल करो, n की वैल्यू 2 रख लेते हैं, तो ये सेकंड टर्म आ गई। और m की वैल्यू आपने क्या रखी थी? 1 आ गई। n की वैल्यू आपने 2 ले ली, तो ये बटे, अरे मिट जा भाई। देखो मेरी बात फिर से सुनो, मैंने क्या किया? m को मैंने 1 मान लिया, n को मैंने 2 मान लिया, खत्म कर दी कहानी। m को 1 मान लिया, n को 2 मान लिया, रख दी यहां पे वैल्यू। m की जगह 1 रख दिया, n की जगह 2, तो मतलब फर्स्ट टर्म 1/2 हो गई, सेकंड टर्म हो गई 1। कर दो सवाल सोल्व। कौन पूछ रहा है? आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। अरे हाँ है ना? मेरी बात बताओ, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 सेकंड का जो काम है, ये मैं अलजेब्रा में समझाऊंगा ना, तो मजा आएगा समझने में। अगर मैं यहां पे ये 1-1 सेकंड के उड़ाने लग गया ना, तो आप एपीजीपी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो छूट जाएगा। और अगर वो मेन कॉन्सेप्ट छूट गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहां एपीजीपी के मेन कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं, उसके फार्मूले के मतलब उसको यूज को सीखने जा रहे हैं, ना कि हम उन क्वेश्चन को जल्दी करने जा रहे हैं। यहां पे जल्दी तो मैं अलजेब्रा से कराऊंगा। जिस भी जगह जिस भी मैथ के क्वेश्चन में वेरिएबल यूज हो गया, वो सारा सवाल 1 से 2 सेकंड का है और वो अलजेब्रा से सोल्व हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं? बोलो दोस्तों, कुछ तो बोल दो, हाँ या ना? अब mn टर्म पूछी है उसने, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, यहां रख देंगे mn/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई 1/2, सेकेंड टर्म आ गई 1, कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो फर्स्ट टर्म भी 1 है, 1/2 है, सेकंड टर्म भी आपके पास ना, कॉमन डिफरेंस भी 1/2 आ गया। वैल्यू रुके, खत्म कहानी। यहां पे कौन सा बरस लगना है इसके अंदर? हाँ है ना? इसलिए इस लिहाज से इस तरीके से अभी आप मत जाइए जो शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं सब कुछ सिखाऊंगा जो इस दुनिया में यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जो हर कोई जानता है, जिसको जानने का मैंने भी प्रयास किया, वो सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा वेट करो, है ना? चीजें अपने वक्त पे आए तो मजा है, ठीक है ना जी? एक बच्चा कह रहा है सर क्लास स्पीड में क्यों नहीं चलते? ढक्कन लाइव क्लास स्पीड में कैसे चला देगा? तो लाइव क्लास को 2x की स्पीड पे जाना चाह रहा है क्या? mn को 1-1 रख लो यार, उसमें भी दिक्कत नहीं है। जो बच्चा पूछ रहा है कि mn को 1-1 रख लें, भाई बिल्कुल रख लो, उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अलजेब्रा पकड़ लोगे तो आपको सच मायने में पता चलेगा कि कहां पे कौन सी वैल्यू रखना ठीक है, कौन सी वैल्यू रखना गलत है। जैसे आप मेरी बात समझो, ये 1 सेकंड का टॉपिक नहीं है। अब जैसे यही था, मैंने कह दिया कि a इंटू ए बराबर बेटा 2a होता है। मैं प्रूफ भी कर दूं, a की वैल्यू 2 ले लो तो 2 दूनी 4, और a की वैल्यू 2 दूनी 4। देखो प्रूफ तो आ गया इसका, लो सही है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। लेकिन इन चीजों पे हम समय कहां खराब करते ठीक लगेंगे? जब हम अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे, वहां मैं बताऊंगा कि बेटा कब वैल्यू कौन कौन सी रख सकते हैं, कौन कौन सी नहीं रख सकते। इसलिए आप थोड़ा सा परेशान ना हो,
पेशेंस रखा करें। जब आप मुझसे मेरे को पैसे दे चुके हैं और मैंने आपको ये कह दिया है कि आपका सिलेक्शन गारंटेड है, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, आप मेरे पास आ जाना ना हो, तो फिर आपको पेशेंस रखना चाहिए, है ना। मैं भी नहीं चाहता कि हमारा टाइम 10-15 मिनट इन चीजों में खराब हो कि मैं आपको बताऊं शॉर्टकट। एपीजीपी बस उनको जानने का तरीका है। आ जाइए, क्वेश्चन ये है मेरे बच्चों, इफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 13 एंड 21, व्हाट इज द 13th टर्म। कह रहा है जी थर्ड टर्म कितनी दे रखी है भैया इसने, 13, और 15th टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 21। देखिए कुछ नहीं है, a+4d है मेरे बच्चे, 21 है, t3 की वैल्यू निकालोगे तो a+2d आएगा, वो आपका 13 बनेगा। अब उसने पूछा है कि बताओ यार, क्या बताओ 13वां पद क्या होगा, तो 13वां पद का मतलब बना a+12d। तो ये दो चीजें दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, वहां से ad की वैल्यू निकाल लो, इधर पुट कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी। सर आपकी सीट के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होता है बुक से, कोई परेशानी वाली बात नहीं, जब तक मैं ये चीज ना खत्म करा दूं तब तक आप परेशान मत होइए। जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी फिर आपका हर क्वेश्चन सोल्व हो रहा होगा, हर किताब से कर लोगे भाई सोल्व। आओ जी इस वाले क्वेश्चन पे, यार हर टाइप का क्वेश्चन ले रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ जी फोर्थ क्वेश्चन पे, बताइए। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए सीरीज माइनस दिस 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 मस्ट बी टेकन दैट सम विल बी 54। कहता है इस सीरीज की कितनी टर्म लें, इस सीरीज की कितनी टर्म लें कि इनका जोड़ 54 आ जाए। तो सम ऑफ एन टर्म लिख लीजिए यार, 54 है आपका। फार्मूला हो गया मेरे बच्चों n/2, 2a, a की वैल्यू है 12, तो 12 दूनी क्या लिख दोगे 24, माइनस का 24, प्लस n-1, और d की वैल्यू निकालोगे तो a2 माइनस a1, तो -9 माइनस -12। तो ध्यान से समझना, माइनस माइनस प्लस 12 में हो गया 3, प्लस का 3 आया। अब इसे सोल्व करना है यार, तो ये तो आसान सी चीज है, 2 को इधर गुना कर दो, अरे हाँ है ना, तो 54 दूनी हुआ 108, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ 3 से किया तो 3n आया भाई, 3 को -1 से किया तो -3 आया, -3 और -24 हो गया -27, तो 3n -27, और यहां आ गया आपका n, ये वैल्यू बनी। अब सोल्व करना है तो ये आपका काम है, पूरे में से 3 उड़ा दो, तो यहाँ 9 बचा, 3 से उठाएंगे 3 3 9, 3 6 18, 36 बचा। तो ऐसे दो टुकड़े ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस तो हो 9 और उनका मल्टीप्लिकेशन हो कितना 36। तो आप जानते हैं एक नंबर ले लीजिए 12, 12 में से 9 गया 3, तो यानी 12 टर्म लेनी होंगी, तो आपका उत्तर 36, मतलब 12 टर्म लेनी होंगी, तो उन 12 पदों का योग कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 54 आ जाएगा। 12 पदों का योग कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। अरे हाँ है ना, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। चलिए जी आइए, सचिन करके एक लड़का बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहा है वो, तो भाई जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आपके साथ होने भी वाला होता है। चलिए जी आइए आगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, बढ़िया सवाल है 22वां, एक बार जरा पढ़िए फिर आगे आते हैं। करिए 22nd क्वेश्चन। करो भाइयों। करो बच्चे, करो करो, मैं तब तक और क्वेश्चन निकालता हूं आपके लिए ठीक से।
चलिए दोस्तों, जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ एक बार इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ टू डिफरेंट एपी, ये फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ टू डिफरेंट एपी इज 2n + 1 is to 2n - 1, फाइंड द रेशियो ऑफ 10th टर्म ऑफ दीज टू एपी। ध्यान से देखिए मेरी बात को, एक बात समझाता हूं और छोटी चीज में बात को समझना, वैसे ये भी अलजेब्रा की चीज है लेकिन इन सवालों के लिए समझना जरूरी है। मैं अगर आपको ये कहूं कि मेरे बच्चे 5x प्लस या 35 x की वैल्यू निकाल के बताओ बेटा क्या होगी। अगर 5x बराबर 35 है तो x का मान निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू आ जाएगी 7। अगर मैं आपको ये कहूं मेरे बच्चों कि x + y = 10, x - y = 8, x y की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो आप सोल्व कर लेंगे, प्लस माइनस करके कुछ ना कुछ जोड़ कर लेंगे, तो x की वैल्यू 9 निकाल लेंगे और y की वैल्यू 1 निकाल लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे बच्चों x + y की वैल्यू 10 है तो बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि x + y की वैल्यू 10 है, हां एक बच्चा कह रहा है हमें ट्रिक नहीं सीखनी, मैथ सीखना। मेरे बच्चों मैं सब कुछ सिखा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। मैं वो सारी चीजें आपको जितनी जरूरी चीजें हैं वो सब आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आप विश्वास रखिए वो उनके वक्त पे दिया जाएगी, वो चीजें वो ज्यादा बेटर होगी। तो ध्यान दीजिए। अब मैं आपसे ये पूछूं मेरे बच्चों कि अगर x + y 10 है तो x और y की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे कि सर यहां एक ही तो इक्वेशन है और आप पूछ रहे हो x और y की वैल्यू। तो अगर एक बच्चे ने गलती से ये कह दिया कि जी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 9, तो दूसरा बच्चा खड़ा होकर कह देगा जी x की 2 ले लेते हैं, y की 8 आ गई। कोई और खड़ा हुआ कहेगा जी x की वैल्यू -50 ले लो, y की वैल्यू ले लो जी 60। तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से आंसर आएगा, हर बच्चा अलग अलग उत्तर बता रहा होगा। तो क्या बात समझ आई? समझ ये बात आई यहां पे कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर एक इक्वेशन है, अगर इक्वेशन एक है और वेरिएबल एक से ज्यादा हैं, तो आप उस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते। आप उस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में सोल्व नहीं हो सकती हो। हाँ या ना? वहां से आप एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते, वहां से आप कभी भी एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। फिर क्या किया जाए? अब मान लीजिए पेपर में मैंने आपको एक सवाल दे दिया, क्या कि मेरे बच्चों a + b√3 = 17 + 11√3, फाइंड a + b। ऑप्शंस आर ये आपके सामने ऑप्शन दे दिया और पूछा a + b का मान बताइए क्या होगा। बताओ जी। कुमार 28, बिल्कुल। देखिए यार दोस्तों, मैं अब आपको यहां ये कहना चाह रहा हूं कि आप मेरी बात को गहराई से समझिए कि यार यहां एक ही तो इक्वेशन है, एक ही तो इक्वेशन है। अगर मेरे बच्चों ये एक ही इक्वेशन है तो वेरिएबल कितने हैं? 2। वेरिएबल का मतलब जिनमें वैल्यू वेरी हो सकती है। तो यहां वेरिएबल a और b 2 है। तो क्या किसी भी सूरत में हम एक इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल हैं तो क्या उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं निकाल सकते, आंसर होगा नहीं निकाल सकते। लेकिन फिर भी अगर आपसे पेपर में सवाल पूछा हुआ है, फिर भी मेरे बच्चों आपसे पेपर में सवाल पूछा हुआ है, तो 100% ध्यान देना मेरी बात पे, 100% वो जो चीज पूछी है वो 2 ही चीजों पे बेस्ड होगी। पहली चीज
या तो सम लॉजिक, कोई लॉजिक लग रहा होगा, या तो कोई लॉजिक लग रहा होगा, या दूसरी चीज कंपैरिजन। या तो कोई लॉजिक लग रहा होगा या फिर कंपैरिजन, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। मान लो मैंने आपको कह दिया कि मेरे बच्चों x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, तो बताओ 5x प्लस 5y क्या होगा। तो एक छोटा सा लॉजिक लग गया कि 5 कॉमन ले देंगे, x प्लस वाई की वैल्यू निकल दे रखी है 10, तो 5 ढाई 50 उत्तर आ जाएगा। हाँ है ना। लेकिन और कोई तरीका नहीं है, दो ही तरीके हैं, या तो कोई लॉजिक लगा रखा होगा या फिर 100% वहां कंपैरिजन कर रखा होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे कोई लॉजिक नहीं लग रहा उस इक्वेशन से, यहां पे सिंपली कंपैरिजन कर रखा। कैसे कंपैरिजन कर रखा उस बात को समझते हैं जी। कंपैरिजन ये है कि यहां √3 का कोफिशिएंट क्या है 11, और यहां √3 का कोफिशिएंट क्या है b, तो b की वैल्यू उठा के टेक दी इन्होंने 11। यहां √3 के अलावा सिंगल कांस्टेंट या नेचुरल वैल्यू कौन सी है 17, और यहां नेचुरल वैल्यू क्या दिखाई दे रही है a, तो a को कंपैरिजन कर दिया किससे 17 से। अब a प्लस बी पूछा तो जोड़ दिया, ये आ गया 17 और 11 28। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं यहां तक? अरे हाँ है ना। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि दो ही कंडीशन में पॉसिबल है, या तो कोई लॉजिक हो या फिर कंपैरिजन हो। अब हम आते हैं अपने सवाल पे। कह रहा है जी दो डिफरेंट एपी हैं, मैं डिटेल समझा रहा हूं पहले, फिर शॉर्टकट भी समझा दूंगा। दो डिफरेंट एपी है, हम मान लेते हैं जो अलग अलग एपी है। एक एपी ऐसी होगी जिसकी फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, और इस तरह से आगे बढ़ रही होगी। एक दूसरी एपी ऐसी होगी कि जिसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस भी कैपिटल मान लेते हैं, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हमने दो टर्म यहां मान ली, एक टर्म ये ऊपर वाली मान ली और एक टर्म ये नीचे वाली, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि टू डिफरेंट एपी, यानी दो एपी हैं और दोनों की दोनों क्या है मेरे बच्चों, डिफरेंट है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, दोनों की दोनों क्या है, डिफरेंट है। अब आगे समझते हैं बात को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी पहले वाली सीरीज के सम को मैं स्मॉल एस से डिनोट कर देता हूं। किससे डिनोट कर देता हूं मेरे बच्चों? स्मॉल एस से डिनोट कर दे रहा हूं, और दूसरे वाली सीरीज के कैपिटल एस से डिनोट कर दे रहा हूं। दोनों में ही एन ही टर्म है, नंबर ऑफ टर्म दोनों जगह सेम है मेरे बच्चों। तो यहां नंबर ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो वो हो जाएगा n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू ये वाली छोटे वाली, प्लस n-1 इंटू डी। यहां कैपिटल एन मतलब सॉरी कैपिटल एस का मतलब ये वाली सीरीज, तो इसके सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला भी यही होगा क्या, या रंग बदलते हैं इसका, देख तेरी दुनिया में क्या रंग बदल रहे हैं। तो ये हो जाएगी मेरे बच्चों 2a प्लस n-1 और d हो जाएगा कैपिटल। अब कह रहा है जी इन दोनों टर्म का जो रेशियो, इन दोनों के nवे पदों के योग का जो अनुपात है वो दे रखा है मेरे बच्चों। क्या दे रखा है मेरे बच्चों? क्या दे रखा है? वो दे रखा है 2n+1 बटे में 2n-1। एक बार आप इतनी बात पढ़ो, फिर मैं आगे बताता हूं। आइए जी, देखिए अगर मैं इसे सोल्व करूं मेरे बच्चों, ये चीज इससे कट जाएगी, बाकी ये वैल्यू आ गई। अब क्या हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं? तो उत्तर होगा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मित्रों? क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ये एक वेरिएबल, ये दो वेरिएबल, ये तीसरा वेरिएबल, ये चौथा वेरिएबल, ये पांचवा वेरिएबल, क्योंकि स्मॉल ए अलग, कैपिटल ए अलग, एन सेम है, यहाँ डी अलग, यहाँ कैपिटल डी अलग। तो आपने देखी इक्वेशन एक है, इक्वल का साइन एक ही जगह है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? 5। कितने मेरे बच्चों? 5। तो एक इक्वेशन 5 वेरिएबल सोल्व हो ही नहीं सकते, यानी यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया जा सकता। इसे सोल्व करने का केवल और केवल एक तरीका है, और वो है यहां कंपैरिजन। अब आप देखिए कि आगे पूछा क्या है। उसने पूछा है तो बताओ भाई इसी सीरीज की या इन दोनों सीरीज के 10th टर्म, इन दोनों सीरीज के 10th टर्म का रेशियो बताओ। किसका रेशियो बताओ मेरे बच्चों? 10th टर्म का। किसका? 10th टर्म का। तो मेरे बच्चों ये स्मॉल 10 ले लेते हैं,
नीचे वाले को कैपिटल 10 ले देते हैं। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं, थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं। तो स्मॉल 10 का फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? तो स्मॉल 10 का फार्मूला हो जाएगा क्या? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हो गई 10, 10 में 1 गया 9 डी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 है। तो इसको हम लिख लेते हैं भाई लाल पेन से क्या, कि a प्लस, सॉरी ये हो जाएगा कैपिटल A। ये लाल लाइन, एक सेकंड, ये सफेद वाली लाइन मिटा देता हूं। हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आ जाओ। अब एक बात बताओ, आपको चाहिए क्या? तो क्वेश्चन, तेरी कितना बड़ा क्यों आ गया है, हद हो गई। तो देखिए यार, पूछा क्या आपसे? पूछा है कि पहले वाली की 10th टर्म और दूसरे वाले की 10th टर्म का रेशियो बताओ। तो जब आप सोल्व करने जाएंगे तो छोटे वाले की 10th टर्म हो जाएगी स्मॉल a प्लस n माइनस 1, तो 10 में 1 गया 9 डी। बड़े वाले की हो जाएगी कैपिटल A प्लस 10 में 1 गया 9 डी। बात आ रही है यहां तक की समझ में? इसका रेशियो हमें चाहिए। अब अगर गौर से आप देखें तो हमें दे क्या रखा है? दे रखी है ये वाली बातें कि भैया ये चीज इसके बराबर है, दे रखी है ये वाली चीजें, दे रखी है ये वाली चीज कि ये इसके बराबर है, और पूछ रहा है कि बताओ ये वैल्यू इनमें से किसके बराबर होगी। तो इस सवाल में मेरे बच्चों और कोई तरीका है ही नहीं, कुछ लग ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन लगेगा। कंपैरिजन कैसे लगेगा? आप ये देखो, यहां क्या है a, यहां क्या है 2a, तो करो क्या, 2 से भाग दे दो, इधर भी इधर भी, इधर भी इधर भी। तो इससे क्या हुआ? तो इससे 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां बच जाएगा क्या, जब 2 से इस तरह से सिंप्लीफाई करोगे तो यहां बच जाएगा a प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी। नीचे वाले में बच जाएगा ना था a प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कैपिटल डी, ये बच जाना था, और इक्वल टू थी ये वाली वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या है? a प्लस 9d अपॉन में a प्लस कैपिटल 9d, इसकी वैल्यू पूछ रहा है मेरे बच्चों। मैं इसको थोड़ा यहां लिख देता हूं और साफ सुथरे तरीके से बात समझ में आ जाए। फिर ये काला काला पेन चल गया भाई, हटना। देखिए थोड़ा समय खराब हो रहा है, मैं क्लास से एक्स्ट्रा भी ले रहा हूं, शायद कल एक्स्ट्रा लेते हैं, भी इस सवाल के बाद बात करते हैं। देखो जी ध्यान से, तो ये था यहां कंपैरिजन में a प्लस 9d, और यहां था कैपिटल A प्लस 9d, इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब ऐसे केसेस में फंस जाओ कि ये आपको गिवन है और ऐसे पार्ट की वैल्यू ला रहे हैं, तो आपको कंपैरिजन करना होगा। और कंपैरिजन में देखिए कि यहाँ a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ कैपिटल A है, यहाँ कैपिटल A है, यहाँ स्मॉल d है, यहाँ स्मॉल d है, यहाँ कैपिटल D है, यहाँ कैपिटल D है। तो इसका मतलब जब इनको कंपेयर कर रहे होंगे तो यहाँ क्या है n माइनस 1/2 और यहाँ क्या है 9। तो जब इसे हम कंपेयर कर रहे होंगे तो मेरे बच्चों n माइनस 1/2 को किससे कंपेयर कर देंगे? 9 से कंपेयर कर देंगे। 9 दूनी 18, तो n माइनस 1 की वैल्यू आएगी 18, n की वैल्यू आएगी 19, यानी n की वैल्यू अगर हम 19 ले लें यहाँ, तो 19 में 1 गया 18, 18 को 2 से भाग दिया 9 आ गया। n की वैल्यू 19, 19 में 1 गया 18, 18 को 2 से भाग दिया 9 आ गया। वही चीज आ गई जो ऊपर थी वही नीचे। अगर n की वैल्यू 19 ले दें तो नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 19 लेंगे तो 19 दूनी 38 और 1 39। बात समझ रहे हैं? अगर यहां 19 रखें तो 19 दूनी 38 में 1 गया 37, तो आंसर आ गया 39/37। क्या है जी? 39/37। एक बार उतारो, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताता हूं कैसे 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को करें, लेकिन पहले आप समझ लो डिटेल। अब आप कहो जी कंपैरिजन एकदम से समझ आ जाए, नहीं आएगा भाई। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है कंपैरिजन, करीबन 2 घंटे की क्लास होगी तब जाके कंपैरिजन में महारत ही हासिल होगी। अलजेब्रा की करीबन 5 से 6 घंटे की क्लासें होंगी तब वैल्यू रखने में महारत हासिल होगी। तो क्या एक क्वेश्चन में आ जाएगी? नहीं आएगी, है ना। तभी मैंने कहा था कि मैं डाउट आखिरी में लूंगा जब अलजेब्रा खत्म करा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे हर एक क्वेश्चन को पेपर में कैसे करा जाए।
पहले आप बात को समझिए, फिर आगे की कहानी को समझते हैं। देखिए, हमेशा यही होगा कि n पदों के योग का अनुपात दे रखा होगा, और वो अनुपात आपको दे रखा होगा, जैसे इस सवाल ने दिया 2n + 1 अपॉन 2n - 1। हाँ है ना, दो अलग अलग श्रेणियों के n पदों का अनुपात, योग का अनुपात। और अगर मैं फार्मूला लगाऊंगा तो यही बनेगा हमेशा n/2 × 2a + n - 1 × d। हाँ है ना, दूसरे वाली सीरीज का बनाएंगे तो यहां कैपिटल A आ जाएगा, यहां कैपिटल D आ जाना है। अब वो 10th टर्म पूछ रहा था तो उसका फार्मूला एक जगह तो a + 9d हो जाएगा स्मॉल वाला, और एक जगह कैपिटल वाला हो जाएगा। इसके अलावा तो दोस्तों कुछ होना नहीं है। अब ध्यान से समझना, ये भी डिटेल है, फिर शॉर्ट पे आएंगे। ऐसे हर सवाल में जब हम इन्हें कंपैरिजन करेंगे तो ये पार्ट हमेशा कैंसिल हो जाना है, ये पार्ट हमेशा कैंसिल हो जाना है। जब यहां a है तो हमें यहां a लाना होगा, तो 2 से ऊपर नीचे भाग देना होगा। जब 2 से ऊपर नीचे भाग दे रहे होंगे तो हमेशा ये होगा, यहां 2 से 2 कट जाएगा, यहां 2 से 2 कट जाएगा, यहां 2 बट्टा रह जाएगा, और यहां पे भी 2 बचे। यानी हर हाल में ये होना है कि जो वैल्यू यहां है वो किससे कंपेयर हो रही होगी, n - 1/2 से कंपेयर हो रही होगी। तो यहां से 9 दूनी 18 और 1 19, n की वैल्यू आ जाएगी 19। क्लियर है? अब 19 यहां रख देना, 19 दूनी 38 और 1 39, 19 दूनी 38 में से 1 गया 37। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हाँ है ना महेश? अच्छा साहब, पिंटू, अभिज्ञा, मुंबई में दंगे स्टार्ट हो गए महेश? चलिए जी, देखिए दोस्तों, सर कभी हमारा भी रिप्लाई दे दो। आइए जी, अब पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, बड़ी बात वो है। तो पेपर में सोल्व करने का सीधा आंसर है इसका क्या, ऐसे हर क्वेश्चन में मेरे बच्चों, ऐसे हर क्वेश्चन में क्या करिए, ऐसे हर एक क्वेश्चन में सीधा सीधा एक फार्मूला अप्लाई लीजिए कि n की जो वैल्यू रखनी है, जो भी उसने नंबर ऑफ टर्म यहां दी है, जो भी यहां नंबर ऑफ टर्म दी है, जैसे मान लो यहां 10वीं टर्म थी तो 10 को 2 से गुना करके 1 घटा दो, ये सीधा n की वैल्यू आ जाएगी। तो 10 दूनी 20 में 1 गया 19, 19 दूनी 38 और 1 39, 19 दूनी 38 में 1 गया 37, सीधा आंसर है। 1 सेकंड में मान लो यही सवाल हो और यहां 10 की जगह पे, मान लो 10 की जगह पे उसने लिख दिया होता क्या, इसी सवाल में 10 की जगह अगर वो लिख देता, यहां पे 10 की जगह लिख देता 13th टर्म, बताओ इसका आंसर क्या होगा? कि 13th टर्म का, भाई दो अलग अलग डिफरेंट एपीज के nवें पदों के योग का अनुपात ये, तो 13वें पद का अनुपात बताओ। तो कुछ नहीं करना आपको, n की वैल्यू सीधी निकालनी है, 13 गुना 2 माइनस 1, तो 13 दूनी 26 में 1 गया 25, तो यहां रखोगे तो 25 दूनी 50 और 1 51, 25 दूनी 50 में 1 गया 49, ये सीधा आंसर आ गया। बात आ रही है यहां तक की समझ में? किसी को कोई दिक्कत है जी यहां तक? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। और एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैं इसी क्वेश्चन में आपको ये कह देता हूं, यही चेंज कर लेता हूं चीजों को। एक बच्चे ने कमेंट किया था मुंबई में दंगे हो गए, क्या हो गया बे? और तुम झूठे उठे कमेंट ना करा करो, वरना बेटा टिकटॉक की तरह बैन कर देंगे हम भी यहां। देखिए, अब आपको ये कह देगा if the ratio of sum of first n term of two different AP is n square plus 1 is to 2n minus 3, find the ratio of 8th term of these two AP। बताओ जी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? बताओ भाई इसका जल्दी से आंसर क्या होगा? नंबर सिस्टम अभी बुक से ना बनाओ, 2-4 दिन और रुक जाओ, कल मैं शायद बड़ी क्लास रख लूं, अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं क्लास के एंड में, और कल बड़ी क्लास लेके बहुत सारे छोटे बड़े बड़े जो मतलब बच रहे हैं कैलकुलेटिव टॉपिक, ये खत्म कर लेते हैं। आज ही जरा और मेरी बात को ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करिए आप। ये देखिए रेशियो क्या दे रखा है, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2n माइनस 1। n की वैल्यू क्या निकलेगी?
बेटा बता दिया यहाँ 8 है तो 8 रखो, गुना 2 करो, -1 करो। 8 दूनी 16 में 1 गया 15 आया, 15 का वर्ग 225 में 1 जोड़ा 226, और 15 दूनी 30 में 1 गया 31, हद होगी यार, 30 में 1 गया 29। कटता है तो काट देंगे, नहीं तो ये डायरेक्ट मेरा आंसर हो गया। समझ गए? 226/29, क्योंकि 15 है ना, 8 दूनी 16 में गया 15, 15 दूनी 30 में गया 29। बच्चे 226/27 कैसे लिख रहे हैं? अच्छा 2n-3 था, मैं भी सटिया आ गया हूं। 2n-3 तो 15 दूनी 30, 30 में से 2 गया 27, तो आंसर आया 226/27। 226/27, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हर एक बच्चे का आंसर सही आ रहा है। 226/27, वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर है जी? यहां तक की बात है। आप टेंशन ना लेना, हमें कुछ नहीं करना है वहां, हमें उठा के एन की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है। आखिरकार जब डिटेल भी कर रहे होंगे तब भी यही सेम चीज होनी है, अलग कुछ नहीं होने वाला है ना। जब कंपैरिजन कर रहे होंगे इसको इससे, तो वही सेम कंपैरिजन हो रहा होगा, और n-1/2 की जो वैल्यू है ना, वो पता है किससे कंपेयर हो रही होगी? 7 से। तो 7 दूनी 14, -1 उधर जाएगा 15, एन की वैल्यू 15 आ जाएगी, रख देना, सीधा आंसर आ जाएगा। एक ढक्का ना रोज एक ही कमेंट लिखता है, गलत है गलत है गलत है, साले तू ही गलत है इस दुनिया में आना। देखिए अब बढ़े जी आगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। जब प्रैक्टिस की एक्सरसाइज आपको डल रही है, अब साथ साथ हर चैप्टर की हम डाल ही रहे हैं, तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि आपको इतना टाइम लगेगा, और वहां ये सारे क्वेश्चंस की हम कॉपी दे रहे हैं, मतलब सेम ऐसे क्वेश्चन भी दे रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और प्रैक्टिस के लिए थोड़ा पेशेंस रख लो, अभी जो सिखा रहा हूं इनको करते चले जाइए, फिर कराएंगे। आ जाइए जी, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, जरा बात को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि pth टर्म, ध्यान से देखना, pth टर्म का मतलब बना a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू कह रहा है किसके इक्वल है? ओहो, a आ गया वहां पे, तो यहां क्या करो, फर्स्ट टर्म को x मान लो, d तो कहीं और नहीं आया, p क्यू r, ठीक है। तो हमने एक सीरीज मान ली, और उस सीरीज की फर्स्ट टर्म मान ली x, और कॉमन डिफरेंस मान लिया d। मैं यहां लिख भी देता हूं, इस सीरीज की फर्स्ट टर्म x मान लो दोस्त, और कॉमन डिफरेंस जो है वो आप d मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो pth टर्म हो जाएगी x प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और ये इक्वल दे रखिए किसके भाई? 1 है। अब थोड़ा आगे आइए, qth टर्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल हो जाएगा b के। अब मेरे बच्चों अगर हम rth टर्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और ये इक्वल टू आ जाएगा c के। क्लियर है दोस्तों? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। अब पूछ ये रहा है कि a इंटू क्यू माइनस आर, b इंटू क्यू आर माइनस पी, c इंटू पी माइनस टी, इसकी वैल्यू बताओ। तो एक बार आप इतनी बात को समझो, फिर मैं आगे करा रहा हूं। साउंड मिसमैच हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं, दिमाग का दही हो गया सर। आ जाओ जी।
आओ मेरे बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अब कुछ नहीं करना है यार, इनको सोल्व करना है। देखिए पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हमें सोल्व करने की कतई भी जरूरत नहीं है, 0 पैसे की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ए बी सी वेरिएबल है, एक्स वाई और पी क्यू आर वेरिएबल है। मैं सीधा पी क्यू आर की वैल्यू रखूंगा, ए बी सी की वैल्यू रखूंगा, सीधा मेरा आंसर निकल के 1 सेकंड में आ जाएगा। लेकिन चूंकि मैं यहां कॉन्सेप्ट सीख रहा हूं, मैं बेसिक फार्मूलों का एप्लीकेशन सीख रहा हूं, इसलिए उस पर जा रहा हूं। यहां पे देखिए ध्यान से, तो करिए क्या, इसमें से ये घटा लीजिए यार, किसी ना किसी में से कुछ ना कुछ तो घटाना ही पड़ेगा। जब इसमें से ये घटाओगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, यहां p माइनस 1 बचा, यहां माइनस क्यू प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा, तो d कॉमन लेंगे। तो समझ रहे हो ना मेरी बात, तो यहां आ जाएगा p माइनस डी, अलग पेन इस्तेमाल कर लेते हैं, p माइनस क्यू डी, और यहां आ जाएगा a माइनस बी। किसी को कोई दिक्कत है भाई? यहां तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अब आगे क्या करें जी? अब क्या करो जी, इसमें से ये घटा लो या इसमें से ये घटा दो। जब इसमें से ये घटाएंगे या माइनस का करोगे ये कट जाएगा, तो यहां माइनस का करोगे तो यह आएगा q माइनस आर, यहां d, और यहां आएगा b माइनस सी। ठीक है भाई, बस कहानी खत्म। अब कुछ नहीं करना इस सवाल में, कैलकुलेशन है, जैसे दिल करे वैसे कर लो। बढ़िया तरीका ये, दोनों को डिवाइड कर दो आपस में। जब डिवाइड करोगे तो आप अच्छे से जानते हैं d से d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया। अब d से d कैंसिल होगा, ब्रैकेट समझो हट गई, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा जो आपसे पूछा हुआ। जो आपसे पूछा वो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके इस तरह से पार्टिसिपेट करोगे इसे। ठीक है, मतलब बांटोगे इसे, तो ये डायरेक्ट वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी। मेरी बात आ रही समझ में जी? रंजीत कह रहा समझ नहीं आ रहा। हाँ, आज का टेस्ट सेशन थोड़ा सा टफ है क्योंकि हम डिटेल करने लग रहे हैं चीजों की। ठीक है जी, अगर डिटेल ना करें बच्चे तो आसान हो जाएगी चीजें। मैंने आपको बताया वैल्यू रखे, हम करेंगे इन सारी चीजों को। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मेरे बच्चों निकल के आ जाएगी कितनी? 0। सही है जी दोस्तों, यहां तक की बात? क्या टाइम हो गया आज तुम सारे ही परेशान हो रहे हो। चलिए जी और आगे आते हैं। बताओ दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया सवाल है, बताइए, करिए जरा क्वेश्चन। कोई नहीं बेटा, थोड़ा कम समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक आध दिन मुसीबत के भी आते हैं। ढक्कन बोल के बस करो सर, कोई नहीं, सवाल को करो फिर करेंगे बस। बहुत आसान सा सवाल है मेरे बच्चों। कह रहा है कि ए बी सी डी ई ये सारे के सारे एपी में, ए बी सी डी ई ये सारी की सारी चीजें एपी में। मेरे बच्चों अगर ये चीजें एपी में हैं, एक चीज मुझे बतानी भी है, कि बेटा अगर कोई भी 3 टर्म जैसे ए बी सी एपी में है, अगर ये तीनों पद एपी में है, तो आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। और कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर निकलता है सेकंड माइनस फर्स्ट, तो बी माइनस ए, यहां से भी निकालेंगे तो सी माइनस बी। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो माइनस इधर आएगा, प्लस का बी और बी हो जाएगा 2b, और इन दोनों का जोड़ आ जाएगा a प्लस सी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर हम 3 टर्म ले रहे हैं तो बीच वाले का डबल हमेशा इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इन तीनों की बात करूं तो बीच वाले का डबल 2b
बराबर होगा मेरे बच्चे ए प्लस सी के। क्लियर है? अब अगर मैं इनकी बात करूं तो 2c बराबर होगा b प्लस डी के। अगर मैं आखिरी वाले 3 की बात करूं मेरे बच्चे तो 2d जो है ना वो बराबर होगा c प्लस ई के। एक बार देखना जो मैंने बोला है क्या वही लिखा है या कोई दिक्कत छोड़िए, देखो जरा एक बार। बच्चे कह रहे हैं कौन सी बुक लें? अभी कोई भी बुक मत लो, इसको खत्म होने दो, मैं खुद बता दूंगा कौन सी बुक ठीक है लेनी है। आ जी, अब देखिए जी क्या किया जाए। अब आपसे पूछ ये रहा है कि a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई, कह रहा है जी इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। इसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, यहां से वैल्यू उठा के वहां पे पुट करते चले जाइए और कुछ भी नहीं करना आपको, बस वैल्यू पुट करनी, काम खत्म हो जाएगा आपका। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी और कुछ भी नहीं करना। आप कहें कैसे वैल्यू पुट करें जी, तो इस तरह से पुट कर लो यार। a है 4b को आप लिख लो 2 गुना 2b। अब 2b की वैल्यू आपके पास है कितनी, a प्लस सी, तो -2 से गुना करेंगे तो -2a हो जाएगा, -2c हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब यहां है 6c, 6c को लिख लो 3 गुना 2c। अब 2c की वैल्यू क्या दे रखी है भाई उसने, 2c की वैल्यू दे ही रखी है यहां पे, हाँ है ना। और वैसे भी अगर यहां 3 इंटू 2c लिखेंगे या इसको 6c ही रहने देते हैं, समझना ही तो है। -4d है, 4d को लिख लेते हैं 2 इंटू 2d, और 2d की वैल्यू क्या दे रखी है ये c प्लस ई, तो इसे 2 से गुना करेंगे c प्लस ई को तो आ जाएगा 2c प्लस 2e, और प्लस में ये वाला e। अब देखिए सोल्व करके हो क्या रहा है। अगर आप देखेंगे तो 2c और 2c कितना हो गया 4, 6 में से 4 गया, बचा भाई 2c, कितना बचा 2c, और 2c की वैल्यू है b प्लस डी, तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू है b प्लस डी। यहां बचा 2a में से a गया a, अरे हाँ है ना, यहां था 2e और e को जोड़ोगे आएगा 3e। अब यहां पे क्या करो जी, अब आगे वैल्यू और सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप इन्हें सोल्व कर रहे होंगे इनको आपस में, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जा रही होगी कितनी, 0। क्या वैल्यू आ रही होगी बच्चे, 0। मेरी बात आ रही है समझ में, हाँ है ना? थक गया, सारे डेड हो रखे हो। अरे बोलो, क्लियर है? कुछ नहीं करना, वैल्यू रख के बस सोल्व करते चले जाना, आंसर 0 आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप पढ़ के चले जाइए इस बात को। तो चलिए मेरे बच्चों, आज हम चीजों को यहीं रखते हैं, अगली क्लास में फिर बढ़ेंगे और आगे करेंगे। ठीक है भाई, आज इतना ही रखते हैं, बाय। कल इससे आगे बढ़ेंगे। 0 0 0, ठीक है। बहुतों को दिक्कत हो रही है, इसको बहुतों को बाउंस जा रही होगी चीजें, क्योंकि हम डिटेल पढ़ रहे हैं। या तो मैं कल सबकी वैल्यू रखवा देता हूं साथ साथ, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि बड़े सवाल आसानी से कैसे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज इतना रखते हैं, बाकी फिर कल की क्लास में बढ़ेंगे।